नमस्ते, आदाब, ज़हनी संबूल और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फाइना। मैं वीना भटनागर बहुत खुशी और मसरत के साथ एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करती हूँ और द लाइन्स आर ओपन फॉर यू 3220 या 3220 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं एनएफपी लीडर प्रोफेसर विमान प्रसाद जी। सबसे पहले मिस्टर प्रसाद, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते वीना जी और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विमान साहब, वैसे आपका नाम लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है। इज इट बिमन और इज इट बिमान? क्या क्या है ये? विमान है वीना जी। आई मीन इट राइम्स विद विमान। विमान अच्छा, so it's हवाई बिमान। जहाज। अच्छा अच्छा, whatever it rhymes with बिमान and विमान। So let's take off then। विमान जी, चले उड़ान भरते हैं। बिल्कुल, हम इस देश को टेक ऑफ कराने वाले हैं। अच्छा, देखना कहीं गलत जगह नहीं उतार देना। गलत ओके। जगह अभी उतरा हुआ है। चले देखते हैं कितना सही है आप, कितना सही लोग हैं। श्रोताओं, आप भी हमें सुन रहे हैं और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेट रेडी विद योर क्वेश्चंस। वेल विमान साहब, मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग पर आपका बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। एंड ऑफ कोर्स यू टॉक्ड अबाउट रिड्यूसिंग वैट टू हेल्प द पुअर, 15% से लेकर 10%। क्या आप अग्री करते हैं कि वैट प्रपोजल सिंसियरली गरीबों को मदद करने के लिए ही है? वीना जी, मैं इस पर बारीकी से सभी देश के वासियों को समझाना चाहता हूँ। हमारी जो मैनिफेस्टो है इसको हमने इस तरह से तैयार किया है कि पूरे देश में हमने घूमकर सभी वर्ग के लोगों को, सूखी के किसान से लेकर धान के किसान, गन्ने के किसान, जो मजदूर है, जो व्यापारी है, जो सिविल सर्वेंट है, सभी तरह के लोगों से हमने संपर्क करने के बाद इस मैनिफेस्टो को तैयार किया है। और फिजी भर घूमने के बाद 29 मार्च से ही, जब से मैं नेशनल फेडरेशन पार्टी के लीडर बना हूँ, 2 विषय लोगों को खाए जा रही है। फिजी के इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर हमारे गरीबों के ऊपर लादा गया है तो पिछले 7 वर्षों में। और इसीलिए मैंने 29 मार्च को, मैनिफेस्टो में तो है ही, 29 मार्च को मैंने ये देश में हमारे लोगों के लिए ऐलान किया था कि नेशनल फेडरेशन पार्टी अगर सरकार में आती है तो हमारी सबसे मुख्य विषय, तुरंत का विषय ये होगा कि हम गरीबों पर जो बोझ लादा गया उसको कम करें। अच्छा, और हाँ। इसीलिए जो वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको जब ये सरकार कू के बाद आया था 12.5% था, गरासे ने इसको 10% से 12.5% किया था। ये सरकार ने उस समय क्या कहा था कि हम 12.5% से इसको गिराकर इसको 10% करेंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर बहुत बोझ है। लेकिन क्या किया, उसको बढ़ाकर 15% कर दिया। तो जो सरकार अभी बोल रही है कि विमान प्रसाद ये बोल रहा है कि वेट गिराने से चीज़ के दामों में कमी होगी, तो कहते हैं कि नहीं, कुछ जो खाने पीने की चीज़ है उस पर वेट नहीं, वो हम मानते हैं। लेकिन केवल चावल, तेल, नीमक, दूध इत्यादि से लोग नहीं जीते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, वाटर बिल भरते हैं, ट्रांसपोर्ट बिल भरते हैं। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वीना जी, ये केवल खाने की चीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये सब होता है। तो वेट गिराने से पूरे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस पर लोगों को सहूलियत मिलेगी। और दूसरा कारण क्यों महंगाई इतना बढ़ा ये मैं बताऊं। जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी 2007 के बाद कई ऐसे खाने पीने की पदार्थ है उस पर बढ़ाया गया। और मैं एक एग्जांपल दूं, एक उदाहरण। पिछले वर्ष के बजट में दूध पर और क्रीम पर सरकार ने ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 32% किया। और 32% करने के बाद एक बड़े कंपनी को 0 ड्यूटी पर दूध बाहर से मंगाने की अनुमति दे दी। आज दूध का दाम इतना ज़्यादा हो गया है कि गरीब माँ अगर अपने बेटे या बेटी को मन भर के लिए अगर एक ग्लास दूध देना चाहती है तो वो सोचती है 2 या 3 बार कि मैं ये दूध कहाँ से लाऊं। तो हम लोगों की जो कंसर्न है, लोगों की जो विचार है, उसको हम सुने। और हमारी पार्टी वेट को कोई कुछ भी बोले, हम वो जो वेट गिराकर जो पैसा है लोगों को जेब में उनके घरों में देना चाहते हैं। ड्यूटी हम करना चाहते हैं, ताकि कम करना चाहते हैं, ताकि हमारे लोगों की जो समस्या है, महंगाई की समस्या,
इस पर हम काबू पा सकें। अच्छा विमन साहब, आप हमें बताइएगा कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक गरीब मजदूर की जो ज़रूरतें हैं भी, उनकी ज़रूरतें भी आम होती, जैसे कि बस फेयर, हम्म, ट्यूशन फी, हम्म, 3 वक्त का खाना, जिसमें वो हम्म, ज़्यादा कर क्या खाते हैं, 500 में ज़्यादा कर क्या लेकर जाते हैं, हाँ। भाजी लेकर जाते हैं, तो सब्जी लेकर जाते हैं, रोटी लेकर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आलू मछली लेकर जाते हैं ट्रेन वाले। मतलब ज़्यादा कर पार्सल में, और अगर देखा जाए तो बेसिक फूड आइटम्स है, जैसे आपने कहा कि आटा चावल फिश तेल दाल इत्यादि जो बेसिक फूड आइटम्स है, उस पर तो वेट नहीं है। उस पर ड्यूटी है वीना जी, ड्यूटी ऊपर किया। मैं बताऊं, मैं एग्जांपल दूं आपको। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, केवल कुछ प्राइसेस आप देखिए। ये ड्यूटी के कारण हुआ है। रेवा बटा जो 500 ग्राम, 2006 में इसका दाम $2.99 था, अभी 8.95, कहीं कहीं पर और ज़्यादा है। तो लेमशेंग 6.99 था 2006 में, अभी $19.95। चाव नूडल्स $1.59, अभी $2.95। लेम चॉप्स 5.95 2006 में, अभी 16.95। ये सब ड्यूटी के कारण हुआ। क्राफ्ट चीज़ $3.15, अभी $10। रेवा इंस्टेंट पाउडर मिल्क $3.52 500 ग्राम, अभी 500 ग्राम से वही पैकेट 450 ग्राम हो गया, लेकिन उसका दाम 690 हो गया। तो सरकार और कोई भी जो वेट के विरोध कर रहे हैं, कोई भी इस देश में अगर ईमानदारी से सच्चाई से अगर गरीबी के बारे में सोचता है, महंगाई के जो आंकड़े हैं उसको देखता है, तो ये कभी नहीं कहेगा कि जो हमारी नीति है वेट गिराने को 15% से 10% करने के, वो ठीक नहीं है। सिर्फ सभी वेट गिराने सभी से सभी लोग उसकी मान्यता दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ड्यूटी गिराएंगे और तुरंत हमारे लोगों की जो गरीबी की बोझ है, जो महंगाई की बोझ है वीना जी, इसको हम ठीक करेंगे। मैं देख कर आया हूँ, लोग कहीं कहीं पर दूध वाला चाय नहीं पीना चाहते हैं, क्योंकि दूध का दाम इतना ज़्यादा हो गया, और ये बिल्कुल सरकारी नीति के कारण हुआ है। और मैं बताऊं क्यों हमारे लोग दूध के दाम इतना भरते हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक कंपनी को जा रहा है जिसको कंसेशन दिया गया है कि वो जीरो ड्यूटी पर बाहर से क्रीम मंगाए। तो ऐसे ऐसी नीतियों को हम बदलेंगे और हमारे लोग इससे खुश होंगे। और मैं एक बात और बताऊं आपको, हम जब जाते हैं अभियान में, हम लोगों को भड़काते नहीं वीना जी, हमारे पास बिल्कुल लिखित आंकड़े हैं। और जैसे जो मैंने स्पीच में कहा था पहले कि जो फूड प्राइसेस है, वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डेटा वेंट अप बाय 60%, ट्रांसपोर्ट वेंट अप बाय ओवर 50%, लाइटिंग एंड हीटिंग वेंट ओवर 50%, 60%। तो ये सब हमारी आंकड़ा नहीं, ये सरकारी आंकड़ा है। और हम मानते हैं कि मान लो थोड़ा सा उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के कारण दाम ऊपर गया, उसको भी आप निकाल दो, लेकिन फिर भी महंगाई का दर इतना ज़्यादा हो गया है। इसीलिए हमारी जो तुरंत की वादा है लोगों से, और इसको हम करेंगे कि सरकार में हम जाएंगे, महंगाई पर जो काबू है उसको हम पाएंगे, और उसके बाद हम जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म नीति पर बात करेंगे। थैंक यू मिस्टर प्रसाद। और एक ब्रेक लेते हैं आईना में ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से इस भेंट वार्ता को जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू आईना। और एक बार फिर से याद रहे एनएफपी लीडर डॉक्टर बिमान प्रसाद, प्रोफेसर बिमान प्रसाद हमारी मेहमान हैं। बिमान साहब, जहाँ कि आप कहते हैं कि ये जो वेट अगर गिराने से गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा होगा, अभी वेजिटेबल्स ज़्यादा लोग खाते हैं बाज़ारों में, अभी एनसीडीज़ के जो समस्या है, चीज़ खाकर लैमशेंग्स खाकर हम बीमारी को और भी बढ़ावा देते हैं। जैसे लग्जरी आइटम्स मीना जी, और बेसिक मैं आपको आइटम्स सिंपल चीज बता में दूं। बेसिक आइटम्स जो है हाँ, अभी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना जी चाहते हाँ हैं। जी आप कहते हो कि इस पे अगर सरकार ड्यूटी बढ़ा दे तो लोग इसको कम खाएंगे, इसका दाम ऊपर। ठीक है, दाम अगर ऊपर हुआ, जैसे दूध का दाम ऊपर हुआ, हम्म, तो 1 ग्लास 2 ग्लास दूध की जगह लोग 1 ग्लास पीते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, लेमचोप्स की बात आप कर सकते हो तंदुरुस्ती की तरफ से, लेकिन फिर भी अगर लेमचोप्स का दाम $5.99 से $18-19 हो जाए, तो लोगों के लिए वो तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विषय ये है, वेजिटेबल्स भी, जो वेजिटेबल्स तेलुगु से सुपरमार्केट पे आ रहा था, जो कैरिया करके आ रहे थे,
जो $30 में वेन हायर करके आते थे या $20 में, वो अब शायद $50 में लेकर आते हैं। तो हमारे जो लोकल लोग हैं, मार्केट में केला खरीदना भी उनके लिए महंगा हो गया है। तो जब वेट नीचे आएगा तो ये केवल बेसिक फूड आइटम नहीं, और लोग बेसिक फूड आइटम से खाली नहीं जीते बीना जी। शहर में लोगों को टॉयलेट पेपर भी खरीदना पड़ता है, साबुन भी खरीदना पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, अब जब काम पे जाते हैं वहाँ पर ऊपर हो गया। तो वेट को कम करने से सभी लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो केवल खाने पीने की चीज़ नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि सभी खर्च जो एक परिवार के ऊपर है वो बढ़ गया है। आपको लगता और है ना वेट कि को अमीरों को और भी ज्यादा मतलब इसमें फायदा होगा, अमीरों क्योंकि अमीरों को फायदा नहीं होगा। अमीरों को अभी भी कोई टूटा नहीं है। अगर वो वेट चार्ज करते हैं, हम्म, अमीर वेट, जो व्यापारी है वो वेट नहीं पे करता, वो तो केवल पास कर देता है। जो कंज्यूमर है, ड्यूटी जो है, जो ड्यूटी हम चार्ज करते हैं, ड्यूटी जो व्यापारी है जो बाहर से चीज़ मंगाता है वो नहीं भरता है, वो केवल दाम ऊपर कर देता है। अब जैसे दूध का दाम ऊपर हो गया, तो जो सोर्स पर जो व्यापारी मंगाता है वो सरकार को ड्यूटी भर देता है, लेकिन वो क्या करता है उसके बाद, उसके दाम ऊपर करता है। और जो लोग हैं जो खरीदते हैं, आप हमारे जैसे लोगों के शायद इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन जो गरीब है वो जब ज़्यादा दाम भरते, इसीलिए ये जो सरकारी नीति है कि ड्यूटी ऊपर किया गया है, वेट ऊपर किया गया है, इसको हम बारीकी से सोच समझकर इसका अध्ययन करने के बाद ही इस मैनिफेस्टो में उसको हम लाए हैं। और पूरे देश को, देश की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि ये सही नीति है कि अगर एक देश में गरीबों की तरफ नज़र कोई नहीं डालता है, गरीबों की हालत नहीं देखता है, किसानों की हालत नहीं देखता है, और इसमें बहुत तकलीफ़ की बात है कि कुछ लोग सरकार में ये कह रहे हैं कि ये गलत नीति है। अरे भाई, जब 40 या 45% लोग यहाँ गरीब हो गए हैं, अगर एक माँ दूध नहीं खरीद पा रही है अपने बेटा या बेटी के लिए, बच्चे के लिए, तो सरकार की क्या नीति होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है, जो नीति तैयार किया है, पहला हम महंगाई पर काबू पाएंगे, दूसरा बेरोजगारी। अच्छा एक बात प्रोफेसर साहब, ये जो 5% बेट गिराने से कितना इसमें घाटा होगा, और हाउ विल यू मेक अप फॉर द डेफिसिट? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया है। यही लेकर कुछ लोग उड़ रहे हैं कि विमान प्रसाद एनएफपी पैसा कहाँ से लाएगा। मैं बताऊं, इस मैनिफेस्टो में हमने क्लियरली ये दर्शाया है कि अगर चुनाव के बाद एक अच्छी सरकार बनती है, अगर हमारी उत्पादन 5 या 6% से बढ़ती है, तो 10% में ही, 10% वेट में ही बीना जी हम उतना रेवेन्यू लाएंगे जो अभी 15% में नहीं आ रहा है। और मैं बताऊं क्या होगा अगर चुनाव के बाद एक अच्छी सरकार बनती है, और हमने इस मैनिफेस्टो में उसको लिखा है। हमारी बातें बहुत लोगों से हो रही है। हमारा अनुमान है कि अगर हम सरकार में जाते हैं, एक स्थायी सरकार बनता है, तो अगले 4 वर्षों में 1500 से लेकर 215 से लेकर 218 तक इस देश में जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स है, जो ग्रांट है, जो लोन्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा अनुमान है कि $1 बिलियन तक अगले 4 वर्षों में फिजी में आ सकता है। और उससे जो देश की उत्पादन है उसमें लगभग 5 या 6% से बढ़ंती हो सकती है, और 10% बेट में शायद हम ये कर सकेंगे कि दुगना तिगना आमदनी ला। दूसरा बात, मीनिंग कि आदमी दूसरी, खर्च करेगा और फिर बिल्कुल, वापस अरे आप तो YouTube समझ गई बहुत अच्छी नहीं, तरह से। लेकिन ये क्या नहीं नहीं, गारंटी है कि एक आदमी और खर्च करेगा? एक, क्या एक, गारंटी है कि एक अरे आदमी एक चिकन की जगह 2 खरीदेगा? अरे भाई, जो गरीब है अभी दूध हाँ। नहीं खरीद पा रहा है, वो दूध तो खरीदेगा। अगर 1 टूना खाता है तो 2 टूना खाएगा, क्योंकि अभी 1 खा रहा है इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन दूसरा बात मैं बताऊं कि हम आमदनी कहाँ से लाएंगे। आमदनी का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं जोर से कहना चाहता हूँ, साफ कहना चाहता हूँ कि वेस्टेज हम कम करेंगे। कहाँ पर वेस्टेज होता बहुत है? वेस्टेज है। कैसे? मैं बताऊं, पहला तो आप देखो, सरकारी खर्च, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी जो तलब इन लोगों ने खुद को दिया है, परमानेंट सेक्रेटरी को जो
इनकम टैक्स नीचे किया है, ये तो अलग बात है। अगर लेकिन आप सरकार बनाते हैं तो आप कितना तनख्वाह रखेंगे अपना? तनख्वाह की बात नहीं, हम ये कहते हैं हाँ, कि गिरा देंगे सब, सरकारी नहीं, गाड़ियां सब यूज नहीं करना बंद कर सरकारी देंगे। गाड़ियां हाँ हाँ। जो हम कहते हैं जो यूज़ हो रहा है, हम ये कहते हैं कि इसमें सब कटौती हो सकती है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से हमें कोई ये नहीं बता रहा है, साफ तौर पर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट नहीं निकला है कि क्या क्या किस तरह से बजट पिछले 7 वर्षों में जो आमदनी आया है, जो खर्च है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन वो सब बात छोड़ो, बात ये है कि जो वेस्टेज है इसको हम बारीकी से तुलना करेंगे, इसको कम करेंगे। और इस बजट में 2014 बजट में भी ना जो वन ऑफ एक्सपेंडिचर है लगभग $70-80 मिलियन है, ये सब अगले वर्ष नहीं रहेगा। और अगर कैसा नहीं रहेगा? हाँ, क्योंकि ये जो वन ऑफ एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं ना, आपको समझना चाहिए, वन ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब है ये जो खर्च है, जो एलोकेशन है कि इस वर्ष में ये बनाना है, वो बनाना है, इसको इतना एलोकेशन किया है, जो 2014 में जब हो जाएगा तो अगले साल तो वो रहेगा नहीं, तो वो बजट भी बचेगा। तो इसीलिए हमारी जो कैलकुलेशन है ये, इससे हम साफ संतुष्ट हैं कि 15% से 10% हम बेट जब गिराएंगे और जिस तरह से देश की उत्पादन बढ़ेगी, जिस तरह से आमदनी यहाँ पर बढ़ेगी, जिस तरह से बाहर से लोग पूंजी लगाएंगे, जो विश्वास होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, उससे अगर हम 5 या 6% ग्रोथ लाते हैं तो 10% वेट में ही हम उतना ही रेवेन्यू लाएंगे या उससे ज़्यादा जो अभी 15% से आ रहा है। देखो ये बकवास लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वन ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है, इसका मतलब आप मानते हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया, अस्पतालें बनवाई, नए अस्पतालें बनवाई, नई हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड किया, एजुकेशन में फ्री, हिस्ट्री ऑफ फीजी फ्री एजुकेशन दिलवाया। बिना सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं, आई एम जस्ट इंक्विजिटिव अबाउट दीज थिंग्स कि सरकार इतना खर्च करती है। सुनिए, एक ब्रेक का समय हो गया बीबी साहब, इसके बाद में हम बातें करेंगे। और आईना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। विमान प्रसाद जी आज हमारे मेहमान हैं। और प्रोफेसर विमान प्रसाद जी, बिफोर आप बताएं हमें कि आप क्या करने वाले हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 1977 में जनता ने बहुत विश्वास के साथ मतलब एनएफपी को जीत दिलाई, बट एनएफपी कुड नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है कि दोबारा जनता एनएफपी पर विश्वास करेगी? वीना जी, इतिहास, वो 40 साल का इतिहास, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। उसमें उस विषय पर कई तरह के लेख लिखे गए हैं और क्या कारण उस समय था वो अलग बात है। इस बार मैं ये कहना चाहता हूँ फिजी के जनता को कि नेशनल फेडरेशन पार्टी एक नया एनएफपी है। इस पार्टी को हम नया दिशा दिए हैं, इस पार्टी में नए लीडर हैं, इस पार्टी को अब हम एक अंतर्जातीय पार्टी बना दिए हैं। अगर कल आप हमारे मैनिफेस्टो लॉन्च में आती तो आप देखते हैं कि नेशनल फेडरेशन पार्टी का जो नया रूप है वो क्या हो गया। ये एक ऐसा रूप है, एक ऐसा पार्टी हो गया है जो देश का पार्टी हो गया है, जो हमारे लोगों का पार्टी हो गया। और जो हमारी टीम है, अभी तक हमारे जो उम्मीदवार हैं, इसकी अगर आप अच्छी तरह से तुलना करो अन्य पार्टियों के मिलान में, कुछ तो अभी अनाउंस भी नहीं किए, तो आपको ये लगेगा कि हमारी जो टीम है, टीम एनएफपी, इस पर हमारे देश के जनता विश्वास कर सकते हैं। इसमें हमारे लोग ये देख सकते हैं कि ये पार्टी जो वर्तमान की समस्या है इसको हल कर सकेगी, जो भविष्य की बातें हैं, जो भविष्य की हमारी समस्या है, भविष्य हमारा कैसा होगा, इस पर भी लोग एनएफपी पर विश्वास करते हैं। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, जे पूरे देश की जनता को आश्वासन देता हूँ कि हमारी जो एनएफपी टीम है, हमारी जो प्रेसिडेंट है और अन्य भी जो उम्मीदवार हैं, वो एक साथ एक सूत में बंधे हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस देश को हम आगे ले जाएं, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और एक ऐसा देश बनाएं
जो जैसे मैंने कहा, इस देश को हम अगले 15 साल में न्यूजीलैंड बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने पहले जी। कहा, और ये हो सकता है, ये हमारी सपना अच्छा नहीं है, ये हो सकता है, अच्छा और विमल हमारी साहब, पार्टी की सिर्फ जो एक और है। विश्वास है वही है। जी थैंक यू। एक और सवाल है कि आपको मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-7 ईयर्स अगो आपको एनएफपी का लीडर बनाया गया था, तो आपने दूसरे दिन रेजिग्नेशन दे दिया था। मतलब अब लोग सवाल कर रहे हैं कि बेमान साहब इलेक्शन होते होते फिर रिजाइन ना कर दे। मैंने इस पर आप कुछ कहेंगे? बीना जी, ये सवाल तो आप कर रहे हो, लोग ये सवाल नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग बात थी, उसमें किसी तरह का झगड़ा नहीं था, मेरा जो पर्सनल सिचुएशन था। लोग मुझे चाहते थे लीडर, लेकिन मैंने कहा मैं उस समय तैयार नहीं हूँ, तो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। और हमारे भाई अत्तर सिंह बहुत अच्छी तरह से नेशनल फेडरेशन पार्टी की लीडरी उस समय किए थे, तो बात वर्तमान का है। चलिए कॉलर को मौका देते हैं विमान साहब, बिल्कुल। फिर हम करते हैं। हेलो नमस्ते जी, आपका हेलो स्वागत है। बहन जी, नमस्ते। जी मैं नमस्ते। डॉक्टर विमान प्रसाद को राम राम कहता हूँ। राम राम भाई। मैं सोलोवी नांदी सनमंगम नायडू बात कर रहा हूँ। मैं नेशनल फेडरेशन, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको जो इस पार्टी के आप लीडर हो। और दूसरा, जैसे बीना बहन ने कहा, ये नेशनल फेडरेशन पार्टी शुरू से, जब से जन्म हुआ आज तक, इस देश के, खास करके जो भारतीय जनता था, देश के सुधारने के लिए हर बार आवाज उठाते आए। जब मिस्टर कोया थे, मिस्टर रेड्डी थे, मिस्टर पटेल थे, ये भूलना नहीं चाहिए। जो प्रोविडेंट फंड जो आज है, नेशनल फेडरेशन पार्टी ने अलायंस सरकार के साथ, कोई बंदूक बारूद नहीं, पधारा साहब पार्लियामेंट के अंदर में बात करके इस प्रोविडेंट फंड को जन्म दिया है। और दूसरा, जो नवाई दुम्बा के लोग जो है, जो बड़े बुजुर्ग जानते हो, वहाँ के बच्चे जो, जब कोडनुंबी में रिजर्व हुआ था, मिस्टर कोया ने अलायंस सरकार से पार्लियामेंट। अच्छा भाई साहब, आपके पास कोई सवाल है कैंपेनिंग करने के लिए? विमान साहब यहाँ पर हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछें। जी, मैं एक के सवाल पूछना था जी डॉक्टर विमान को। धन्यवाद जो वेट के बारे में भी उन्होंने किया है। जी और जो अभी जो और लोग चर्चा कर रहे हैं, जो बच्चों का जो बस भाड़ा फ्री हुआ है, स्कूल फ्री हुआ, ये नेशनल फेडरेशन का जो मैनिफेस्टो जो पुराना था, डॉक्टर विमान के पास शायद होगा, ये फेडरेशन पार्टी का पहले पुराना मैनिफेस्टो। मैं चाहता हूँ डॉक्टर विमान इसके समझाए। और हमारा जो पार्टी है, एक सरकार में कभी नहीं था, और मैं चाहता हूँ, जनता से मांग करता हूँ कि एक बार नेशनल फेडरेशन पार्टी को जी मौका दे। थैंक यू, आपका स्वागत है। हेलो नमस्ते जी, चलेंगे लाइन पर से, कोई बात नहीं। हाँ तो विमल साहब, अब ये भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्होंने ये जो, लगता है आपके पार्टी का मेंबर है क्या, कैंपेनिंग कर रहा था? मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन सवाल उन्होंने सही जी किया कि जी जो एजुकेशन पॉलिसी है, वीना जी, इस जी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा मैनिफेस्टो में हमने ये किया है कि पिछले बार जब एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, 2000 में हुआ था, हम 14 साल हो गया है, बहुत सारे बदलाव एजुकेशन सिस्टम में लाए गए हैं, और हमारा मैनिफेस्टो में हमने निर्धारित किया है कि जैसे हम सरकार में आएंगे, हम एक एजुकेशन कमीशन अपॉइंट करेंगे। उस कमीशन का काम होगा कि वो अच्छी तरह से देखे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रद्दबदल करना है और कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जो बात रही ये फ्री स्कूल, ये फ्री स्कूल पहले भी था, रिमिशन ऑफ फीस। मैं कभी स्कूल फीस नहीं खुद भरा था, वो रिमिशन ऑफ फीस था। जो गरीब बच्चे थे उनको रिमिशन मिलता था, उनको सरकार फीस देता था। इस सरकार ने क्या किया है कि पे कैपिटा ग्रांट जो है, पे कैपिटा ग्रांट है, उसको बढ़ाया है, और वो सही किया है, हम इसको मेंटेन करेंगे। दूसरा, ये जो बस फेयर सभी बच्चों को नहीं मिलता, मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान में 90 या 100,000 बच्चों को मिलता है। और ये भी सही है, क्योंकि हमारे कुछ लोग इतने गरीब हो गए थे, और मुझे याद है एक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ये दिखाया गया कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बस फेयर नहीं है। तो ये जो सरकार ने किया, ये सही किया, और हम अगर सरकार में आएंगे तो बस फेयर मेंटेन करेंगे, और जो पे कैपिटा ग्रांट है इसको मेंटेन करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अच्छी तरह से जोड़ो, अगर 2 बच्चे आपके हैं, उनमें आपको लगभग 300 या 400 भाड़ा फ्री मिलता है, 800 हो जाए। और जो आप बिल्डिंग फीस वगैरह भरते थे, कुछ कुछ स्कूल में $10 टेम, अगर 2 बच्चा है उसको आप जोड़ लिए, मोटे तौर पर $100 भरता है, तो 800 और $100, $900 बचता है उसका साल का। लेकिन महंगाई का दर अगर आप देखो, जो सौदा लोग $50 में खरीदते थे, वो $100 में खरीदते हैं। अगर 52 वीक्स आप ले लो तो 2600 हो जाता है। जो गैस का दाम है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, उसको अभी आप जोड़ो ही नहीं। तो हम ये कहते हैं कि भाई, जो ये स्कूल ग्रांट है, ये सरकार ने सही किया, इसको मेंटेन करेंगे, जो बस फेयर है।
लेकिन ये भी देखना है कि क्या आपके जेब में से, आपके घरों में से, आपके बच्चों के आगे से ले लिया है। तो इसीलिए हमारा जो जो फोकस है, इसीलिए हमारा जो खास उद्देश्य जो तुरंत हम करेंगे, सरकार में जाएंगे, वो महंगाई को हम काबू में करेंगे, ताकि भले बच्चा अगर रोज स्कूल जा रहा है लेकिन उसको यूनिफॉर्म चाहिए, उसके लिए खाना रोज चाहिए, उसके लिए पुस्तक होना चाहिए, पेन पेंसिल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ भी होता है। तो इसीलिए हम ईमानदारी से लोगों से ये कहते हैं कि भाई देश के वासियों, आप ये देखो कि हमारी नीति का क्या है, क्या हम देना चाहते हैं। आप हमसे जितना सवाल करना चाहो, और बीना जी आपने पिछली बार जब मैं आयना में था, आपने बहुत सवाल बेट पे किया, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किया, और अब मुझे लग रहा है कि लोग इस देश में समझ गए हैं कि नेशनल फेडरेशन पार्टी की जो नीति है वेट पर, वो सही है। और जो हमारी नीति है ड्यूटी कम करने के लिए, हमारी जो नीति है, और हम देखिए, हम ये कहते हैं कि हम जो पे कैपिटा ग्रांट है और बस फेयर इसको मेंटेन करेंगे, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी कुछ सरकार ने किया है गलत है। हम खुलेआम बोल रहे हैं कि इसको हम रखेंगे। तो हमारा कहना ये है कि इस बार मैं एक लीडर के हैसियत से लोगों से ये कहना चाहता हूँ, नेशनल फेडरेशन पार्टी के से ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि हम इस चुनाव में ईमानदारी, सच्चाई और जो आंकड़ा है, जो फैक्ट्स है, उसको लेकर नीति के साथ इस चुनाव में आ रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे टीम को और मुझे विश्वास करें, क्योंकि मैं राजनीति में पैसा बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपना काम छोड़कर इस देश की जो समस्या है, जो गरीबों की समस्या है, उसको सुधारने के लिए आया हूँ। और चुनाव के बाद हम बातचीत, ईमानदारी, सच्चाई के साथ परस्पर बैठकर और देश को आगे ले जाएंगे। थैंक यू भीमान साहब। हर पॉलिटिशियन यही कहता है कि हम ईमानदारी से काम हर करेंगे। पॉलिटिशियन नहीं कहता बीना जी, सच्चाई से। हर पॉलिटिशियन नहीं कहता है। मैं जहां तक जितने लोग यहाँ पर आकर बात करते, सब यही दावा करते हैं। बात ये है बीना जी कि हम ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? लेकिन वर्तमान डिफरेंस ये है इस चुनाव में, एक विषय और जनता जानना चाहती है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में। ठीक है। वेलकम बैक टू आईना। एनएफपी लीडर प्रोफेसर भीमान प्रसाद आज हमारे साथ है। जैसे मैंने पहले कहा भीमान साहब कि हर लीडर, जो पार्टी लीडर होता है, उनके पार्टी के मैनिफेस्टोज होते हैं, ये देश की भलाई के लिए ही सब लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन कौन कितना करेगा, कौन कितना कर रहा है, किसने क्या करके दिखाया है, व्हाट डू यू थिंक? अभी अगर हम बहुत अच्छी सवाल आपने किया है वीना। ये डिफरेंस ये है कि चुनाव जब होता है तो जनता 2 या 3 चीज देखती है। एक कि पिछले समय का रिकॉर्ड एक लीडर का क्या है, एक पार्टी का क्या है, एक सरकार का क्या है। और दूसरा देखते हैं जो वादाएं कुछ इन लोगों ने किया था, वो वादाएं पूरा किया या नहीं पूरा किया। और तीसरा देखते हैं कि जो वर्तमान का नीति है, जो मैनिफेस्टो है। मैं तो कभी प्रधानमंत्री नहीं था, मैं सरकार में कभी नहीं था, लेकिन आपको और जो हमारे पत्रकार हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जाकर उन लीडरों से सवाल करना चाहिए जो सरकार में पहले थे, जो वर्तमान में है, और क्या क्या उन लोगों ने वादाएं किए थे और क्या बोले थे 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, और अभी क्या बोल रहे हैं, किसके साथ है, कहाँ घूम रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, इसीलिए मैं शब्द ईमानदारी को काम में लाया कि मैं इस चुनाव में इस राजनीतिक क्षेत्र में उतरा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे दुख हो रहा है कि इस देश की समस्या क्या है, इस देश की हालत क्या है, और इसमें हम सुधार लाना चाहते हैं, इसको हम प्रगति के ओर ले जाना चाहते हैं। मैं बताऊं दूसरा एक उदाहरण मैं बताऊं। ये फिजी टाइम्स 5 तारीख जुलाई वाली तीसरे पेज पर इसमें कहते हैं जॉबलेस ग्रेजुएट्स 30 मई तक बीना जी 33,000 लोग जाकर नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर में रजिस्टर हुए, नौकरी खोज रहे थे।
लेकिन और बड़ी दुख की बात यह है कि इसमें से 12,000 ग्रेजुएट्स, जॉबलेस ग्रेजुएट्स, ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर की स्टेटिस्टिक्स है। और बड़ी दुख, एक बेटी जो उस्माते साहब नहीं ने नहीं क्या ये अग्री किया हाँ है कि आप उनके फिगर्स हाँ हैं? हाँ ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर की फिगर्स है। कोरनुम्बू, ये ऑफिशियल फिगर्स है। कोरनुम्बू बा की एक बेटी करिश्मा, वो किसान की बेटी, 212 में बीकॉम डिग्री, जिसको हम लोगों ने पढ़ाकर यूनिवर्सिटी से भेजा था। मालूम है वो कितने तनख्वाह में भी काम कर रही है। जब जॉब मिला उसको $125 पे वीक, और उसमें से ये कहते हैं कि $1/3 $40 उसका भाड़ा लगता है। दूसरा एक भाई रुपेनी है। अच्छा, ऐसी नहीं समस्याएं ढेर सारी है नहीं विमन पर। मैं ये बता हाँ, रहा हूँ कि फिजी के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा स्थिति है कि 12,000 से ऊपर जो ग्रेजुएट, जो डिग्री लेकर बच्चे घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो क्या मैनिफेस्टो, करेंगे आप इसको, हमारी मतलब? हमारी मैनिफेस्टो में, हम्म, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि देश की उत्पादन को हम 5 या 6% से बढ़ाएंगे। जो नीतियाँ इसमें हमने निर्धारित किया है डिटेल में, इससे हमारे देश में पूंजी बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, जो लोकल बिजनेसमैन है कॉन्फिडेंस रहेगा, जो रिफॉर्म हम करेंगे उससे हम ये कह सकते हैं कि तुरंत 6 महीने में तो नहीं होगा, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम ऐसा नीति कायम करेंगे कि हम जो बेरोजगारी की समस्या अच्छा उसको विमन दूर कर साहब, सकेंगे। बेरोजगारी की समस्या, अभी हमारा जो छोटा सा देश है और यहाँ पर भी काफी लोग हैं, बड़े बड़े देशों में भी ये समस्याएं हैं, अमेरिका से लेकर इंडिया से लेकर बेरोजगारी की समस्याएं हर जगह पर दुनिया में आप देखते हैं, रिसेशंस होते हैं। तो मतलब कि हमारे देश में मतलब धीरे धीरे करके ये सुधार जो है ये आ रहा है, लोगों के लिए नई जो उपलब्धियां हैं वो प्रदान की जा रही है। लेकिन क्या मीरा आप जी, वो गारंटी 5 साल में आप फिजी देश को पैराडाइज बना मुझे देंगे? मुझे लगता है क्या कि करें मुझे आप? लगता है कुछ हम्म, लोगों का ये फैशन हो गया है फिलहाल पिछले 7-8 वर्षों में। हम्म, अगर उनको कहो कि हमारे देश में बड़ी समस्या है, हम्म। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 12,000 जो डिग्री वाले लोग ये घूम रहे हैं, काम नहीं, तो कहते हैं अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, एक बात नहीं, बताओ, ऐसा नहीं छोड़ो। होना अच्छा, चाहिए, ऐसा आप नहीं होना बारह चाहिए। हजार लोगों को नहीं मैं नौकरी दिला नहीं सकेंगे नहीं आप? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मैं नौकरी दिला दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, और इसका मतलब ये है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है और जो एवरेज ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ पिछले 7 वर्षों में बीना जी 2% से कम है। और अगर जैसे आपके आमदनी में अगर बढ़ंती नहीं हो तो आप अपने घर में, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी आमदनी में बढ़ंती होनी चाहिए, तभी आप पेन कर पाएंगे। एक रूम अगर बनाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, किसी को काम मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो सब छोड़ो, हमें आज इस देश में मॉरिशस से अच्छे हम थे 1986 में, लेकिन पिछले 87 के बाद कू के कारण आज हम मॉरिशस से इतना पीछे हो गए। मॉरिशस में आज हर एक बच्चा के लिए, हर एक नागरिक के लिए फ्री मेडिकल इंक्लूडिंग हार्ट सर्जरी, हर एक बच्चे के लिए प्री स्कूल से यूनिवर्सिटी तक फ्री एजुकेशन, ये लोन स्कॉलरशिप की बात ही नहीं। और इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जो आर्थिक स्थिति है उसमें लगभग 25 या 27 वर्षों तक 5% से ज़्यादा की वृद्धि हुई। और हमारा कहना ये है कि इस देश को हम बहुत ही प्रगतिशील बना सकते हैं अगर हमारी जो नीति है, हमारी जो विश्वास है, हमारी जो सरकार चलाने वाले ऐसे हो जो उसको आगे ले जा सकते अच्छा हैं। और विमल साहब, इसीलिए आप क्या करेंगे? इसीलिए ये जो मैनिफेस्टो है, ये जो मैनिफेस्टो है, हम्म, इसको हम उस रूप से देख रहे हैं। तो मैं केवल अच्छा ये बताइए उदाहरण कि दे रहा कैसे, था। मतलब रियली आई मीन आई अप्रिशिएट कि आप इतना वरीड है हाँ, इस बात को लेकर कि इतने सारे जो ग्रेजुएट्स हैं ये हाँ, अनएम्प्लॉयड है। हम्म। तो आप या आपकी पार्टी क्या गारंटी देती है कि सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट है ये मिल जाएगी आपके पार्टी, मतलब गवर्नमेंट में, सरकार में आने से? बीना जी, आप छोटी बातें मत करो। नहीं मतलब कि ये कोई गारंटी नहीं है। मैं ये जी, कह रहा हूँ, हाँ ये जी, छोटी बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 12,000 ग्रेजुएट जी, काम खोज नहीं रहे हैं, मतलब कोई तो रास्ता होगा ना। इसका मतलब ये हम्म, नहीं है कि कल हम सरकार में आएंगे तो इन सबको जॉब मिल जाएगा। हम ये कहते हैं कि ये बड़ी समस्या है, और हमारी नीति जो है, मैं ये कहा कि 2015 या 16 के बाद अगर एक स्थायी सरकार बनती है, अगर यहाँ पे पूंजी लगती है, नीति हमारी अच्छी हो, इसीलिए हम नीति पर बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड रिफॉर्म हम करेंगे, लेबर मार्केट रिफॉर्म करेंगे, जो यहाँ लोकल पूंजी लगाने वाले हैं, ये सब में बढ़ंती होगी। और अगर इससे बढ़ंती होगी तो धीरे धीरे 1 या 2 सालों में जो बैकलॉग है और जो नए लोग आएंगे उनके लिए नौकरी की उपलब्धि ज़्यादा तौर पर मीनिंग होगी। यू मीन टू से कि कोई भी स्थायी सरकार बनती है
कोई भी स्थायी सरकार बनती, और नीति ठीक होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो नीति है, जैसे मैंने कहा, जो रिफॉर्म्स हम करेंगे, उससे ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं बीना जी कि अच्छा जी, देश में जो उत्पादन है हाँ। वो बिल्कुल बढ़ सकता जी, है, थैंक और यू हमारी ये विश्वास है। जी, थैंक यू प्रोफेसर विमान साहब। I wish I had another hour to go, लेकिन बस this is the last segment. We've got only 5 or 8 minutes to go. और विमान साहब, do you believe that GCC should be brought back? बीना जी, ये सवाल आपने मुझसे पहली बार किया था जब मैं लीडर बना था और आईना में आया था। अच्छा, क्या जवाब दिया था वो मैं भूल और गई। मेरा ये साफ जवाब ये है कि ये जो विधान जिस पर अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, जी, इसको हमारे ऊपर थोपा गया है, और इसमें जीसीसी का प्रोविज़न नहीं है। नेशनल फेडरेशन पार्टी सदियों से, जब से बनी है, 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में, 1990 कॉन्स्टिट्यूशन में, 97 कॉन्स्टिट्यूशन में, जीसीसी की जो मान्यता थी उसको उस समय सभी पार्टियों के साथ स्वीकार किया था। हमारा कहना अभी ये है कि फिलहाल ये जो विधान है, इसमें जीसीसी की व्यवस्था नहीं है। क्या विधान को बदलेंगे? हमारा विश्वास ये है और हमारा नीति ये है कि सरकार में हम जाएंगे, वी विल सीक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम विधान को बदलने के लिए मांग करेंगे, क्योंकि विधान में कई ऐसे धाराएं हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर की जो एक्सेसिव पावर्स है, जो बिल ऑफ राइट्स में डेरोगेशन है, और इत्यादि चीज़ें हैं। लेन की बात हो रही है, जीसीसी की बात है। सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम जब विधान को बदलने की बात होगी, तब हमारी पार्टी की ये नीति होगी कि हम परस्पर बैठकर, और जो कुछ भी विषय विधान में जो अभी नहीं है, जिस पर लोग नाखुश है, जैसे जीसीसी, जैसे ज़मीन, जैसे अटॉर्नी जनरल और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स, बिल ऑफ राइट्स, उन सभी को लेकर साथ होकर, और जैसे नेशनल फेडरेशन पार्टी की पहले के इतिहास है कि हम बातचीत के द्वारा, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंतर्गत जो विधान की बदलने की बात है उस पर करेंगे। और अच्छा, हमारी बात ये है, सवाल है कि अभी क्यों आप चाहते हैं कि जीसीसी वापस लाया जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जीसीसी को इस सरकार ने इस विधान से अलग कर दिया है, जो पहले विधानों में था। लेकिन हमारा ब्रिंग इट बैक? वी आर नॉट सेइंग दैट। वी आर सेइंग कि जीसीसी एक पारंपरिक संस्था है, आदिवासियों की पारंपरिक संस्था, जैसे अन्य संस्था है जो अलग अलग लाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सभी जो विषय है, जो संवैधानिक विषय है, क्योंकि ये संवैधानिक विषय हो गया, पहले संविधान में था, अभी नहीं है। और अभी हम जिस विधान पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जीसीसी का बात ही नहीं है, उसमें अलग अलग धाराएं हैं। तो हमारा ये कहना है कि पहले तो हम इस चुनाव को लड़ें, पहले हम जीतें और संसद में जाएं। और अगर हम संसद में जाते हैं, सरकार में जाते हैं, तो हम आदिवासी समाज से ये कहते हैं कि नेशनल फेडरेशन पार्टी आप लोगों की जो परंपरा है, जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको सदैव ईमानदारी, सच्चाई से उसका आदर सम्मान किया है। और अगर चुनाव के बाद संसद के अंदर सभी लोग, भारतीय और हमारे आदिवासी, बैठते हैं, विधान बदलने की बात होती है, तो इन सभी बातों पर हम तैयार रहेंगे बात करने के लिए। और अगर उस समय संवैधानिक तौर पर सभी लोग ये मान्यता देते हैं कि कुछ जो धाराएं हैं, जीसीसी का हो या प्रधानमंत्री का हो या बिल ऑफ राइट्स का, उसको वापस लाया जाए, उसमें रद्द-बदल कराए, तो उसमें हम ये ईमानदारी से और सच्चाई से बातचीत करेंगे। अभी उसका कोई मतलब नहीं होता इस पर बात करने की, लाते हैं आप लोग उसको, अगर सब लोगों की सहमति से जीसीसी को वापस लाते हैं, तो किसको फायदा होगा इसमें? बीना जी, ये सवाल ये नहीं है किसको फायदा होगा या नहीं होगा। सवाल ये है कि कुछ लोग, और खास करके हमारे जो आदिवासी समाज है, वो नाखुश हैं कि विधान को किस तरह से 1997 कॉन्स्टिट्यूशन को फेंका गया, कैसे उसको तोड़ मरोड़ कर अलग किया गया। उसके बाद जो घाई कमीशन रिपोर्ट बना था, उसमें भी जीसीसी का अलग रोल था, वो 1990 कॉन्स्टिट्यूशन से अलग था। और जो हमारे आदिवासी पार्टी उस समय थी, एसडीएल,
अन्य जो पार्टियां थी उसको स्वीकार किया था, लेकिन उसको भी बिक दिया गया। और उसके बिकने के बाद एक ऐसा विधान बनाया गया जिसमें कुछ भी उसका मतलब नहीं है। तो अच्छा हमारा विमान हमारा साहब। वर्तमान का जो हाँ फोकस है, हाँ हाँ हम ये बात फिर से कहना चाहते हैं कि हमारा अभी जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि हम इस विधान पर चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के बाद हमारी मैनिफेस्टो में ये क्लियर है कि हम एक सभा बुलाना चाहेंगे जहां पर हमारे जो आदिवासी समाज है, जो उनके अधिकारी है, जो जीसीसी को चाहते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तानी कौम में भी लोग कुछ चाहते हैं, 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते थे। तो ये बातचीत के द्वारा होगा, ये एक परस्पर बैठ कर बात होगा। और अच्छा इसीलिए विमल साहब, अगर इसको अभी जब हम कह छोड़ते देते हैं हैं, यहाँ पर अभी हम जीसीसी अगर को, कह देते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कह दिया, जो पहले उन लोगों को इतना गालियां देते थे, अभी कह दिए कि हम ये लाना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं, जीसीसी को वापस लाना चाहते हैं। हम उस तरह का बेबुनियाद वादा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस विधान हमारे ऊपर लागू, इस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी अच्छा मान्यता देना आप उस पड़ेगा। समय डिसीजन लेंगे तो जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे। बिल्कुल अच्छा विमान बिल्कुल। साहब, एक बात, हर बार अगर हर 5 साल में चुनाव होती है हाँ। और एक पार्टी जीतती है और वो जाता है संविधान को कहता है कि अच्छा हम बदलेंगे, आई मीन हाउ डू यू थिंक इट हेल्प्स द आवर नेशन, हमारे देश कैसे ये मदद करके हर पार्टी जो 5 साल बाद जीतती है और जाती है बीना संविधान जी, में। एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, जी यहाँ पर विधान को 1970 कॉन्स्टिट्यूशन को किसने उठाकर भेजा था? सेना ने। 1990 कॉन्स्टिट्यूशन थोपा गया था, उसको किसी ने लड़ झगड़ कर नहीं चेंज किया, उसको नेशनल फेडरेशन पार्टी, उनके लीडर जयराम रेड्डी ने रंबुका जी के साथ बैठकर बात करने के बाद उसको बनाया। उसको किसने फिर बिगा? 2000 में किस संस्था ने उस पर आक्रमण किया? कौन लोग उस समय कमांडर थे? उसके बाद 2006 में कौन 1997 कॉन्स्टिट्यूशन को बिगा? तो इस देश की इतिहास में विधान को कू द्वारा बदला गया है, और हम ये चाहते हैं कि इस बार अगर विधान में रद्द-बदल हो तो आप जाकर आप बिगेंगे, नहीं, मतलब बिगेंगे नहीं हम। तो फिर पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंतर्गत जी आपको मैं बता रहा हूँ, जी ये आप समझे ना, ये आप मतलब गलतफहमी कि लोगों में मत हर डालिए कोई कि विधान, सभी विधानों को इस देश में मिलिट्री ने तोड़ मड़ोड़ कर बिगा, और इस बार वही मिलिट्री बैक्ड सरकार ने इस विधान को बनाया। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि इस जो विधान अभी हमारे ऊपर लागू हुआ है, इसमें धाराएं बनी हुई है कि इसको कैसे बदला जाए, और हम विधान बदलने की जो बात है उसी पार्लियामेंट्री प्रोसेस में करेंगे और उसी आधार पर करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कल कोई दूसरा आकर उठाकर बंदूक के नोक पर इस विधान को बिक दे। तो ये सच्चाई है। और कोई बंदूक के नोक पर ना भी बिके तो अगले जो लीगली इलेक्टेड जो पार्टी होगी, मतलब कि जो अगर सरकार लीगली बनाएगी, इलेक्टेड पार्टी चेंज तो करती है हाँ तो वो सही तो होगा। वो एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं, एक्सेप्ट करेंगे, जी क्योंकि वही प्रजातंत्र का नियम है, अच्छा जी। वही लोकतंत्र है, वही लोग तो चाहते हैं। वी कैन कीप चेंजिंग, आई मीन देयर इज नो नो, नो स्टॉप देयर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन सभी जगह पर दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से, विद डिग्निटी, विद रेस्पेक्ट, विद आप इन द रूल ऑफ लॉ। समझते हैं वर्तमान सरकार में कोई ईमानदारी, कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, मतलब दिस इज जस्ट अरे यस। भाई, आपको मैंने बता दिया बीना जी, आप लोगों को आप बहकाइए मत। नहीं मैं इस बहकाने में, जस्ट अ इस सिंपल विधान स्ट्रेट क्वेश्चन। इस देश में विधान को बीगने वाले यहाँ के मिलिट्री था। अच्छा जी, अच्छा और हम ये कहते हैं कि इस विधान को जो मिलिट्री ने खुद बनवाया है, मिलिट्री सरकार ने खुद बनवाया है, उसको भी हम मान्यता देकर और इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, क्योंकि हम प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भविष्य में विधान को बदलना पड़े तो पार्लियामेंट के अंदर ही बदला जाए, ताकि उससे लोगों की जो अनुमति है, लोगों की जो विश्वास है वो बढ़े। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतना तो मानेंगे कि आई मीन आई एम नॉट यू नो फॉर एनीबॉडी, वी जस्ट न्यूट्रल हियर, कि इतना तो मानेंगे कि अभी जो आपने कहा कि इतने सालों से मिलिट्री रूल था, लेकिन इन्होंने ही ये सारे करप्शन को कितने सब कुछ हटाकर और देश की प्रगति के लिए तो बीना जी, ये तो तब मालूम होगा जब ऑडिटर जनरल रिपोर्ट निकलेगा, जब हमारी जो मीडिया है वो फ्री होगी, सभी चीज़ जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि ये सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं है। तो वो अलग बात है, उस पर हम बहस कर सकते हैं। वन मैन वन वोट जो कितना सपना था आपका, इस सरकार ने मतलब कदम बढ़ाया। बिल्कुल, वन मैन वन वोट नेशनल फेडरेशन पार्टी शुरू से चाहा,
इस पर हमने उस समय वातावरण कुछ अलग थी, हमारी सबमिशन में भी थी। तो हमारी ये वन मैन वन वोट पर कोई अच्छा बिमल साहब, कोई वक्त कोई हो रहा है, जस्ट कोई अलग वन बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। हम्म। अगर आप सरकार बनाते हो तो विल यू जॉइन हैंड्स विद सोडल्पा? वीना जी, मैंने कई बार हाँ 29 मार्च नहीं, को सिर्फ जब मैं जल्दी लीडर जल्दी, बना, मेरे पास नहीं 3 ही नहीं सवाल है, नहीं हाँ नहीं या ना में जवाब नहीं, दीजिए। ये हाँ ना की सवाल नहीं है। जी, मैं ये कहता हूँ कि फिलहाल हम किसी के साथ कोलिशन में नहीं है। लेकिन मतलब अगर कोलिशन की बात हम चुनाव के बाद ही कर, अभी कौन जानता है कौन कितना पानी में रहेगा चुनाव के बाद। आप समझते हैं हमारे खुद के बलबूते पर आप लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं सरकार? मेरा अभी जिस तरह से हमारी समर्थन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमारी उद्देश्य है कि हम सरकार खुद बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें। और अगर हम नहीं जीतते हैं तो चुनाव के बाद हम देखेंगे हमारी नीति के आधार पर हम किसके साथ सरकार बनाएंगे, कौन हमसे बात करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है, वो अलग बात है। पीजी फेस्ट अगर दावत दे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी से हम बात करने के लिए तैयार होंगे, अगर हमारी नीतियों के आधार पर वो सरकार को संगठित करना चाहते हैं। अगर हमारी अकेले ही बहुमत नहीं मिलती, उनको दे हैव टू अबाइड बाय योर नीति। हमारी जो डिस्कशन होगा ना, डायलॉग होगा, कोई भी पार्टी हो, अगर हम खुद नहीं जीतते हैं, नहीं सरकार बनाते हैं और ऐसा परिस्थिति आया कि हमें कोलिशन बनाना पड़े, तो हम अपना जो मैनिफेस्टो है लेकिन इसको उठाएंगे और इसको देखेंगे। आधा मैनिफेस्टोस क्या क्या विषय है, कहाँ कहाँ पर हमारी रजामंदी हो सकती है और कैसे हम एक सरकार की गठन कर सकते हैं, तब हम विचार करेंगे। अभी आपको लगता है किसी की मैनिफेस्टो आपसे मिलती जुलती? सारे मैनिफेस्टोज आउट नहीं है हालांकि। हमारी मैनिफेस्टो अलग है, हमारी नीति अलग है, हमारी विश्वास अलग है, हमारी टीम अलग है। फिर कैसे होगा और नहीं, अभी हम सोच रहे हैं, अच्छा। हम ये सोच रहे हैं कि लोग इस पार्टी में, इस टीम में विश्वास करेंगे और चुनाव के बाद हम देखेंगे कि हमें कितना सीट मिलता है वीना जी, तभी हम वहाँ से बात आगे जारी करेंगे। डेफिनेटली। और अगर हमें, क्योंकि हम ये लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि चुनाव के बाद कुछ भी हो, नेशनल फेडरेशन पार्टी ईमानदारी सच्चाई के साथ डायलॉग करेगी। हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। हमारी ये विषय होगी कि हम देश को साथ बांधें, देश को आगे ले जाएं, ताकि यहाँ के आर्थिक जो स्थिति है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इसको हम काबू पा सकें। थैंक यू विमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है। वैसे अगले 2 सप्ताह में हमारे जो फिजी फर्स्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब सैयद क़य्यूम साहब और NFP के लीडर बिमल साहब को हम साथ में लेकर आएंगे आईना में। आप प्राइम मिनिस्टर को लाइए हमारे साथ, अटॉर्नी जनरल को क्यों ला रहे? अभी नहीं, क्योंकि फिलहाल वो हिंदुस्तानी प्रोग्राम है और he'll be able to better explain to the public जो भी होगा भारतीय हिंदुस्तानी भाषा में। बिमल साहब और आप भी रहेंगे, आप धीरे धीरे सबको हाँ, नहीं, लेकर आएंगे। अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो मैं किसी और को भेज दूंगा, भाई अत्तर सिंह को या प्रमोद राय को भेज दूंगा। सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन बिल्कुल लेकिन उनको आना चाहिए। हमारे लोग बिल्कुल तैयार हैं बहस करने के लिए, और कोई भी विषय पर, जैसे मैंने आप ही ने चैलेंज किया कि बहस करना जरूरी है। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं उनको एक साथ बैठकर परस्पर देश के जनता के लिए अपनी अपनी जो नीतियां है उस पर बहस करना चाहिए, क्या रिकॉर्ड है, क्या किए। लेकिन बीना जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल मैं सोरा पार्टी के स्पोक्समैन का नियुक्ति किया हूं और बहुत ही धुरंधर ये टीम है, और मैं चाहूँगा कि देश के सभी लोग, जो मीडिया है, इन लोगों से बात करें, और अगर किसी से भी बहस करना है आप हमें बताइए, हम तुरंत, अगर मैं नहीं आ पाऊँगा खुद, तो हमारे कई लोग जो स्पोक्सपर्सन है वो बिल्कुल खुशी के साथ यहाँ पर आकर और आपसे बात करेंगे, और जो बहस करने वाले उनसे भी बात करेंगे। जी बेशक, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आएंगे। और थैंक यू सो मच प्रोफेसर बिमल साहब, NFP लीडर, आज हमारे मेहमान थे। श्रोताओं, आईना में अगली मुलाकात होती है अगले हफ्ता। तब तक के लिए आपको वीना का बहुत बहुत प्यार। खुदा हाफिज। फीडबैक्स vbhatnagar@fbc.com.fj पर आप भेज सकते हैं।